17 तक क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए थे, बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको अब करवाने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी पिछली क्लास में कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो आप इसको भी बहुत अच्छे से देखिएगा। बाकी सारे मैं PYQ आपको बहुत अच्छे से करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक विद्यार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो देखिए पहला है हमारा, अधिगम को सुगम बनाने के लिए, पहला है हमारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक के साथ अंकों के लिए मुकाबला करने हेतु प्रोत्साहित करना। दूसरा है मुख्य तत्वों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान का प्रयोग करना और बाद में शिक्षार्थियों का उनके लिए आकलन करना। तीसरा है वह अपने विद्यार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षा कर उसे प्रदर्शन करना और तब बच्चों को वैसा ही करने का जो है वो दिशा निर्देश देना। नेक्स्ट है इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने को प्रोत्साहित करना है। तो देखिए ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि एक शिक्षार्थी केंद्रित जो कक्षा कक्ष होती है इसमें अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो इनको इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना चाहिए जिसमें अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित कर सकें, ठीक है। इस प्रकार की जो शिक्षा प्रणाली है वो यूज़ करनी चाहिए। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़के और लड़कियों में योग्यता का विशिष्ट समूह उनका आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहयोग मिलता है, आपको सबसे अधिक किससे सहयोग मिलता है। देखिए इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, उस पर आप मत जाइएगा। आप जो है इसको समझिए कि ये कह क्या रहा है और हमको किस तरीके से उत्तर देना है, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम वाद विवाद इस पे होता है कि लड़के और लड़कियों की जो योग्यताओं का विशिष्ट समूह है उनका आनुवंशिक घटकों के कारण ऐसा होता है। तो देखिए पहला है लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जा सकता है, मतलब किया जाता है। अगला है हमारा, लड़के सेवा भाव वाले नहीं हो सकते क्योंकि वे इस प्रकार के होते हैं, गलत है। यौनावस्था के यौनवावस्था जो प्रारंभ होती है बच्चों में, तो इसमें क्या होता है कि बाद लड़के और लड़कियां जो हैं एक साथ नहीं रह सकते क्योंकि उनकी अभिरुचियां पूर्णतः विपरीत होती हैं। ऐसा भी नहीं है, सभी लड़कियों में ऐसा होता तो फिर देखिए ये एडेड स्कूल नहीं बनाए जाते जहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ एक साथ पढ़ते हैं। और अब तो सभी को समान शिक्षा और उस तरीके से तो देखिए सभी को कॉमन रख के ही पढ़ाया जाता है। सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित होती हैं, यानी सभी जो लड़कियां हैं कला विषयों के लिए अंतर्निहित होती हैं, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रावधान के लिए आनुवंशिक रूप से तैयार होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आर्ट लड़कियां ही पढ़ती हैं या फिर जो खेलों में अच्छा प्रदर्शन है ये लड़के ही करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो इसका जो आंसर सही होगा ये पहला होगा कि लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है कि लड़के नहीं रोते हैं, लड़कियों को बस घर के ही काम करने चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं, इन्हीं सारी चीज़ों पे हमेशा मैक्सिमम वाद और विवाद रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह किस व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान दे सकता है। तो जो गार्डनर हैं उन्होंने जो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, आपने इनकी थ्योरी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी, मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा दूंगी कम टाइम में और बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है। तो जो गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत है, इन्होंने क्या दिया है, तो उन्होंने अंतःवैयक्तिक के बारे में बात की है। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है। तो देखिए बाल विकास का एक सिद्धांत क्या है, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच की अन्योन्य क्रिया की वजह से घटता है। यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं कि वो क्यों नहीं होगा। देखिए विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि विकास से हम बच्चे की गति को जान सकते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, बच्चे तेज़ी से सीखते हैं, कभी कभी देर से सीखते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसी से हम उसका आकलन लगाएं। अनुभव विकास का एकमात्र वाला तो कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है। विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है। ऐसा भी नहीं है कि आप उसको प्रबलन दे दें या फिर दंड दे दें तो बच्चे को, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाइगोस्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक
प्रमुख विभिन्नता है। तो क्या विभिन्नता है? देखिए जो वाइगोत्स्की हैं, पियाजे हैं, कोहलबर्ग हैं, इनकी थ्योरी आपको मैंने पिछली भी क्लास में बताई थी कि पढ़ना कितना इम्पॉर्टेंट है। तो इसके अनुसार अगर बात करें वाइगोत्स्की और पियाजे, तो ये देखिए इन दोनों में भाषा और चिंतन को ही लेके वाद विवाद रहता है। एक मानते हैं कि भाषा पहले आती है, चिंतन बाद में आता है, दूसरे मानते हैं चिंतन पहले आता है तो भाषा बाद में आता है। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर दोनों में वाद और विवाद रहता है, यानी भाषा और चिंतन के बारे में उनके जो दृष्टिकोण है ये अलग अलग हैं। बाकी व्यवहारवादी इनका उसमें नहीं आता है। ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं में तो देखिए पियाजे मानते हैं बच्चों के पालन पोषण, ये सारे नहीं, लेकिन वाद विवाद की इसमें बात पूछी है, विभिन्नता के बारे में पूछी है इसमें कि दोनों में विभिन्नता क्या है, तो वो भाषा और चिंतन को लेके ही है। अगला क्वेश्चन है प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित, देखिए दोनों मिलते जुलते आ गए, कथनों में से कौन सा आपको जो है उपयुक्त प्रतीत होता है? तो इसमें क्या हो जाएगा, एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। देखिए मैंने आपको पिछली क्लास में मैंने बोला ना कि पीवाईक्यू कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने बोला था कि बच्चा क्या होता है, वो खाली स्लेट होता है। देखिए यहाँ पे पूरा पूरा इनका वही आ गया। दूसरा है बच्चे अनुवांशिक रूप से किस तरह प्रवृत्त होते हैं, जिस तरह होना चाहिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वे किस प्रकार से किस परिवेश में मतलब जो है वो पल बढ़ रहे हैं। तीसरा है एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है, वह प्राथमिक रूप से आनुवांशिक रूप से निर्धारित होता है। अगला है कि जो वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि क्या बोला है कि वंशानुक्रम और परिवेश यहाँ पे दोनों आ गए हैं। ना ही हम वंशानुक्रम को 50-50 किसी का रोल नहीं रहता है, ना ही हम वंशानुक्रम को 50% में रखते हैं, ना ही हम परिवेश को रखते हैं, लेकिन हाँ दोनों का ही जो है दोनों एक दूसरे के योगात्मक है, यानी दोनों का एक बहुत ही अहम रोल है किसी बच्चे के विकास को डेवलप करने के लिए। तो यहाँ पे ये दोनों आ गए, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों में से किससे आप सहमत हैं? तो देखते हैं, अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है पूर्ण रूप से इसी के तरफ, बाह्य से ही पूर्ण रूप से नहीं होता है। अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है, हाँ ये हो सकता है। अधिगम तब घटित नहीं हो सकता जब तक बच्चे उसका अंकों के रूप में, भाई नहीं बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, अंकों से हम किसी का आकलन थोड़ी ही कर सकते हैं। अभी देखिए 12th फेल मूवी आई थी मनोज सर की, तो अंकों से हम किसी का आकलन नहीं कर सकते हैं। अगला है अधिगम केवल तब होता है यदि वह व्यवहार में सुस्पष्ट होता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, अधिगम एक, इसमें देखिए क्या आ गया, सामाजिक भी आ गया, सांस्कृतिक भी आ गया और परिवेश भी आ गया, इसमें तीनों चीज़ें आ गई हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि 3 आंसर सही लगते हैं, लेकिन जो सबसे सही होता है वो हम आंसर मानते हैं। तो इसमें क्या हो गया, इसमें तीनों आ गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। हाँ बिल्कुल हो सकती है। प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए एक समान और नहीं, एक समान तो कहीं नहीं कर सकते हैं। हर बच्चे की सीखने की अपनी अपनी अलग अलग योग्यता होती है, जिसको हम अलग अलग तरीके से ही सिखा सकते हैं। हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर दया नहीं, दया क्यों दिखाएंगे? अगर कोई विशेष है तो उसको हम उसके तरीके से पढ़ाएंगे ना, तो दया वाला तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और नेक्स्ट है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग से भी नहीं। अगर बच्चा कोई भी कमज़ोर है, कुछ भी है, तो देखिए आप सबको एक साथ रख के पढ़ाइए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में संरचनात्मक कक्ष में अपने स्वयं आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका में निम्नलिखित में क्या देखा जाएगा? तो इसमें क्या देखा जाएगा, देखिए एक विस्तृत जो दिशा निर्देश बनाना कि किस प्रकार से विद्यार्थियों की उपलब्धि तथा कक्षा में प्रतिष्ठा को अंकों के साथ सह समृद्ध किया जाएगा। दूसरा है शिक्षण अधिगम में आकलन की भूमिका को नकारना, नहीं, नकार तो नहीं सकते हैं हम उसको। तीसरा है विद्यार्थी
अपने आकलन के एकमात्र, नहीं एकमात्र वाला तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे, हाँ ये हो सकता है। तो देखिए चौथा हमारा जो इसका आंसर होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो कौन सा होगा? वह अवलोकन करना कि बच्चे समूह कार्य में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं। हो सकता है बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब बच्चे समस्याओं का, जो बच्चे हैं वह समस्याओं का हल निकालते हैं। हाँ ये एकदम सटीक आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा कि हमें जो है सृजनात्मक बच्चों की पहचान कब करनी चाहिए? जब होती है कि हम जब किसी भी समस्या को देते हैं और उस समस्या का समाधान बच्चा कैसे निकालता है, उस समाधान निकालने की टेक्निक से ही हम पहचान सकते हैं कि ये बच्चा जो है वो सृजनात्मक है, क्योंकि वो कई तरीके से उसका सलूशन निकालेगा। ठीक है, तो आप इस पे मत जाइएगा, आपको जो मैंने समझाया है उस पे देखिएगा। जो अपसारी चिंतन की बात आती है वो यहाँ पे सृजनात्मक बच्चों में होती है। वो चिंतन करके वो अलग अलग तरीके से उसका समाधान निकालते हैं। अगला है, उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती हैं, यानी किस पर विश्वास करती हैं? तो ये क्या हो जाएगा? देखिए विद्यार्थियों को गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराती हैं। विद्यार्थियों को कार्यविधि ज्ञान को जानने की आवश्यकता होती है, चाहे वे संकल्पनात्मक आधार नहीं समझते हों। कि टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। उच्च प्राथमिक विद्यालय के सभी बच्चों में गणित पढ़ने की योग्यता नहीं होती, ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़के गणित को बिना अधिक प्रयास किए सीख जाएंगे, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये पहला हो जाएगा कि बच्चे जो है वो गलतियां करके ही सीखते हैं, गलतियां करके ही वो चिंतन करते हैं, और जो अंतर्दृष्टियों से जो उनका चिंतन है, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी जब हम गलतियां करते हैं, बच्चे जितनी भी गलतियां, से होता नहीं कि मैथ क्या होता है वो प्रैक्टिस का है। अगर आप गलतियां करेंगे, एक क्वेश्चन गलत लगाएंगे, फिर उसको समझेंगे, फिर उसका फॉर्मूला समझेंगे, इस तरीके से जो है बच्चे गलतियां करके सीखते हैं, यानी चिंतन में अभिदृष्टियां उपलब्ध कराती हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, इन कथनों में से आप किससे सहमत हैं? तो पहला है, एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार विद्यालयों में पर्याप्त प्रौद्योगिकी संसाधन प्रदान नहीं कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक बच्चे की असफलता मुख्य रूप से उसके माता पिता शिक्षा, ऐसा भी नहीं है। एक बच्चे की असफलता के लिए घटकों को प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जिसे उसने अपने माता पिता से अर्जित किया है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। माता पिता से अर्जित किए हुए का बच्चे से हम मानते हैं कि माता पिता से कुछ गुण जो हैं वो जन्मजात होते हैं, अनुवांशिक होते हैं, लेकिन उसकी योग्यता से माता पिता की कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए कुछ पेरेंट्स होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन उनके बच्चे बहुत ब्रिलियंट होते हैं, कुछ माता पिता होते हैं जो बहुत ब्रिलियंट होते हैं लेकिन उनके बच्चे अच्छे नहीं होते, तो इससे आकलन नहीं लगा सकते हैं। एक बच्चे की असफलता जो है व्यवस्था तथा बच्चे की प्रतिक्रिया करने में उसकी असमर्थता का प्रतिबिंब है, ये आंसर आपका हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन किस बात पर निर्भर करती है, यानी किस बात पर निर्भर करता है? तो ये क्या हो जाएगा, अध्यापिका की मनोदशा नहीं, इसमें मनोदशा का कोई मतलब ही नहीं है। बच्चे की नैसर्गिक योग्यताएं, कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पुरस्कार देना सही है लेकिन हर बार पुरस्कार देना सही नहीं है। और चौथा है बच्चे के निष्पादन का स्तर, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। यानी बच्चे को सहारा देने के लिए देने की जो मात्रा है उसका प्रकार जो है उसमें परिवर्तन किस बात पर निर्भर करता है, तो उसमें किस प्रकार का निष्पादन का स्तर जो है वो डिपेंड करता है। आई होप आपको ये PYQ जो मैंने एनालिसिस किए, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, समझाया विस्तार से, आपको समझ में आया होगा। और कोशिश करूँगी मैं कि बहुत इजी तरीके से आपको समझाऊँ। वीडियो पसंद आए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।